वैसे आपने बजट से जुड़ी कई अहम चीजें समझी हैं, लेकिन अब हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर इस बजट के बाद क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा। क्योंकि अमूमन लोग यही सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस बार बजट में क्या सस्ता हो गया और क्या महंगा हो गया। इस विश्लेषण का सीधा असर अब आपकी जेब में कैसे पड़ने वाला है वो पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि इस बजट में किन चीजों पर टैक्स यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है और इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। शुरुआत हम सबसे पहले ये कर रहे हैं कि इससे अभी क्या कुछ सामान सस्ता होने वाला है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचे। जैसा कि पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार इस बजट में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर जोर दे रही, और वैसा ही हुआ भी है, क्योंकि सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। और ये बैटरियां मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। यही नहीं, इन गाड़ियों की कीमत में एक बड़ा हिस्सा बैटरी की कीमत का होता है। ऐसे में जब लिथियम आयन बैटरियां सस्ती होंगी तो इन गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आएगी। इसके अलावा टीवी पैनल के पुर्जे पर कस्टम ड्यूटी भी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है, यानी कि एलईडी टीवी की कीमतें भी अब कम होंगी। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, इससे इनकी कीमतें भी घट सकेंगी। इसी तरह से हीटर में इस्तेमाल होने वाली हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई है, इससे हीटर और गीजर भी सस्ते होंगे। यही नहीं, कॉस्मेटिक्स, कई तरह की दवाएं, लैब में बनने वाले आर्टिफिशियल हीरे और कैमरे के लेंस भी सस्ते हो जाएंगे। ये तो हुई उन चीजों की बात जो सस्ते होने वाले हैं, लेकिन अब आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहिए जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने इन पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ा दिया है। तो महंगी होने वाली चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर है सिगरेट, क्योंकि सिगरेट पर लगने वाली आपदा आपात ड्यूटी को 16% बढ़ा दिया गया है। इसी तरह विदेशों में से मंगाए जाने वाले गोल्ड बार और प्लेटिनियम से बनने वाले सामान भी पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है और इनका महंगा होना अब तय है। चांदी और चांदी से बने उत्पादों पर भी टैक्स 6% से बढ़ाकर 10% पर कर दिया गया है, यानी ये भी महंगे हो जाएंगे। जबकि इंपोर्टेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इंपोर्टेड साइकिल और इंपोर्टेड खिलौने खरीदने के लिए भी अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे डीएनए के विशेष बजट विश्लेषण में हम आपको बजट से जुड़े हर पहलू को बेहद आसान और सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस बजट में आपके लिए क्या है। और इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें किसके लिए क्या है। तो सबसे पहले युवाओं को कितनी उम्मीद होनी चाहिए और इस बजट में उनके लिए क्या है, तो आपके लिए, युवा वर्ग के लिए, क्योंकि भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और इसलिए यूनियन बजट में युवाओं पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। बजट में युवाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार के मौकों पर खास ध्यान दिया गया है और इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान किया गया और इसके अंतर्गत युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें बदलते बाजार और इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुसार स्किल्ड भी किया जाएगा। इसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। उसके लिए देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे और एक जिला एक उत्पाद के योजना को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। इससे इस क्षेत्र के लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और इसका सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा। इसी तरह सरकार ने टूरिज्म पर खास ध्यान दिया है। इसके तहत देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें टूरिज्म के लिए नई संभावनाएं तलाशने के साथ साथ सीमावर्ती इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सकेगा। वैसे रोजगार पैदा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा और इसके अलावा अब 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। देश भर में मौजूद 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,000 अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और इन स्कूलों में देश भर में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं।
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग भाषाओं की बेहतरीन पुस्तकें भी शामिल होगी और राज्य सरकार को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वैसे केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने की भी जानकारी दी है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि इस बजट में किसानों के लिए क्या है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बार सरकार ने कृषि में नई योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जगह पुरानी योजनाओं में ही कर्ज का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने इस साल किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया है। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद होगी। बजट में केंद्र सरकार का फोकस रहा है कि कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो सके। इसके लिए कृषि निधि नाम के एक फंड का ऐलान भी हुआ है। मोदी सरकार के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट ईयर के नाम से मनाने का ऐलान किया और इसलिए बजट में मिलेट यानी कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके लिए श्री अन्न योजना का ऐलान हुआ और इसके जरिए देश भर में मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का और सभी रागी जैसे फसलों के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना में 6000 करोड़ का निवेश होगा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया और इसके लिए उनको मदद भी दी जाएगी। साथ ही देश भर में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। किसानों की भी बात हो गई, युवाओं की भी बात हो गई, अब बात होती है महिलाओं की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके इसके लिए स्वयंसेवी संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सरकार महिला उद्यमियों की भी मदद करेगी और इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अब इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने खाते में 30 लाख रुपए जमा कर सकेंगे। हमने एक्सपर्ट से भी यह जानने की कोशिश की कि आम आदमी की उम्मीदें उस बजट से किस हद तक पूरी हुई है। यह समझना बहुत जरूरी था, तो सुनिए एक बार। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का ये बजट आम आदमी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है और खास तौर से मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि आप देखिए जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए कर दी गई है और अगर आप 7 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 5 लाख की थी। तो ये निचले तबके के लोगों को जिनकी कमाई बहुत कम है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बेनिफिट न सिर्फ उन लोगों को मिलेगा बल्कि जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है। आप अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं और अब तक हाईएस्ट टैक्स स्लैब वालों को लगभग 43% के आसपास का टैक्स भरना होता था, टैक्स और सरचार्ज मिलाकर। सरचार्ज में की गई है कमी और इस कमी के चलते अब उनकी टैक्स स्लैब आगे सरचार्ज को मिलाकर 39% रह जाएगी, यानी कि लगभग 0.4% का फायदा उन्हें होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सेविंग स्कीम्स है उसमें लिमिट दुगुनी कर दी गई। पहले 15 लाख रुपए के आसपास तक का ये लिमिट था, इसे बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। यानी कि बुजुर्गों को अगर रिस्क नहीं लेनी है, सेविंग स्कीम में पैसा डालना है तो वो ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया गया है और महिलाओं के लिए जो एक स्पेशल योजना आई है महिला सम्मान योजना, इसमें आप 2 लाख रुपए तक का निवेश करके छूट ले सकते हैं और महिला सेविंग सर्टिफिकेट में आपको अब 7.5% का ब्याज भी मिलेगा। इसके अलावा भी युवाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की गई जिसमें स्टाइपेंड मिलेगा, उनके स्किल्स पर फोकस किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने इस बजट में एक साथ सारे निशाने लगाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा निशाना जो लगाया है वो आम जनता पर और मिडिल क्लास की लोअर टैक्स स्लैब को कम करके लगाया है। और इससे फायदा ये होगा कि इनके हाथ में जो पैसा आएगा, जो खर्च करेंगे उससे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, रोजगार के मौके बनेंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे और इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा भी मिलेगा, ऐसा आप मान सकते हैं।